क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ये जो है यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड है दोस्तों। तो इसके जो है क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके जो है हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है बता दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, या एंड स्क्रीन पर भी इसका जो है वीडियो दिया गया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन इसका बता दिया है, सभी खंड कीजिए। इसके बाद से दूसरा भी बता दिया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो है यूपी बोर्ड में ज़रूर फंसेंगे दोस्तों, तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है हमने हल करा दिया है इसका, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है देखने के लिए देखिए क्या क्या जो है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में को है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 272 1032 का जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद से ख है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले देख लीजिए। और यहाँ पे है कि एक जो है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी इंटू सी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूपी बोर्ड में जरूर जो है पूछता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और घ भी जो है देखिए ग और घ भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोस्तों जो है ये सवाल यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस सवाल को जो है अवश्य से कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। क है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको जो हम लोग करते हैं, चलते हैं अपने जो है व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 272 और 1032 में जो है बड़ा कौन है, तो 1032 जो है बड़ा है 272 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 272 से 1032 में भाग देंगे। भाग विधि से जो है एचसीएफ निकालेंगे पहले, ठीक है, ताकि फंसने का कोई चांस न रहे। एल्गोरिथम का भी प्रयोग करेंगे हम लोग, लेकिन पहले भाग विधि से इसको निकाल लेंगे, इसमें गलती होने का भी चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको जो है हम लोग कर लेंगे, उसके बाद से जो है एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 1032 है, ठीक है, 1032 है, और ये है 272 से 1032 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, तो ये जो है लगभग 3 दूना 6 और 3 7 21, 3 दूना 6 एक साथ, यानी कि लगभग 3 बेर में एक चला जाएगा। क्लियर है कि 3 बेर में भाग जाएगा। तो 3 बेर में जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21, 21 के 1 हो जाएगा, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यानी कि 816 हो जाएगा, ठीक है। अब घटा देंगे तो 12 में से 6 जा 6, और फिर यहाँ 2 में से 1 जा 1, और फिर यहाँ पे जो है 10 में से 8 जा 2, तो ये फिर हो गया ये 216। अब फिर 216 को जो है भाजक बना देंगे और इसमें जो है भाज्य बना देंगे, और फिर 272 को भाजक बना देंगे, ठीक है। तो 272 में मैंने फिर भाग देंगे, ये जो शेष आया, तो अब 272 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो अब 272 को फिर जो है भाजक बना लेंगे, ये भाज्य हो गया 272। तो 216 को भाजक बना लिया और 272 को जो है भाज्य, ठीक है। अब फिर 216 से 272 में भाग देंगे, तो क बेर में जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग एक ही बेर में जाएगा, ठीक है, एक ही बार में जाएगा। तो 216 एकनम 216 हो जाएगा। और फिर जो है 12 में से 6 जा 6, और फिर 6 बचा, 6 में से 1 जा 6 में से 1 जा 5, 6 में से 1 जा 5, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 2 जा 0, यानी कि कटफट। फिर अब ये हो गया 56, तो 216 से 56 में भाग नहीं जाएगा, फिर इसको जो है भाजक बना लेंगे और 216 को यहाँ बैठा देंगे, 216 को यहाँ बैठा देंगे। यह प्रक्रिया जब तक चलता रहेगा जब तक कि 0 न बन जाए शेषफल, ठीक है।
तो अब फिर 56 से जो है इसमें भाग देंगे 216 में, तो 56 से 216 में भाग देंगे तो लगभग लगभग कितने बार में जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 4 बार में अधिका हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 छके 18 के 8 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16, तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो 168 में जो है अब घटा दीजिए 168, तो 16 में से 8 जा 8, यहाँ हो गया 0, और 10 में से 6 जा 4, और फिर ये हो जाएगा ख़त्म, तो 48 हो गया। फिर 48 में हम लोग भाग देंगे कितना से, फिर 48 से भाग देंगे 56 में, भाई 48 शेष हो गया। ये जो भाजक था इसमें अब फिर भाग देंगे, तो फिर अब 48 दूना जो है कितना होगा, अधिका हो जाएगा, तो 48 का नाम 48 होगा। तो अब 16 में से 8 जा कितना बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ये जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 से जो है अब भाग देंगे 48 में, तो 8 छक्का 48, यानी कि 8 से शेषफल 0 हो गया, 8 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग का HCF 8 होगा, ठीक है। अब इसी को जो है हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे इसी को, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है कि A बराबर होता है क्या, BQ प्लस में R, और यह प्रक्रिया जब तक चलता रहता है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। माने A बराबर क्या होता है, ये A होता है भाज्य, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक किसे कहते हैं, इसको कहते हैं, ये भाजक है, ठीक है, भाजक, ये भाजक है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर ये हो जाता है भाज्य, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, ये भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ये भागफल कहलाता है, भागफल है ये, भागफल है ये, ठीक है। और शेषफल यहाँ पे होता है, तो शेषफल कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए। तो ये जो है अब इसी का यूज करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल और धन में हो जाता है शेषफल। मैंने कहने का मतलब ये है कि जब आप जो है 1032 को चेक करना है कि 272 में इससे भाग देने पर 272 से भाग दिया गया है 1032 में, तो आपका भागफल सही है कि नहीं, तो इससे इसमें गुणा कर दिया जाए या शेषफल जोड़ देंगे तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो इतना आ जाता है, तो इसलिए यह जो है सूत्र बना हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, और यह प्रक्रिया इसमें जब तक चलता रहता है यूक्लिड एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से, कि जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, जैसे कि इसमें 0 आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पहले 1032 मैंने भाज्य है, तो 1032 में भाग दिया गया है, तो लिखेंगे 1032 बराबर कितना से भाग दिया गया है, 272 और गुणा ये भागफल कितना आया है 3, और शेषफल कितना आया है, शेषफल आ गया हम लोगों का 216, तो यहाँ पे लिख देंगे 216, तो बराबर हो जाएगा 1032 आराम से, ठीक है, करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अभी भी जो है शेषफल 0 नहीं है, अभी भी शेषफल 0 नहीं है। यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि इतना में भाग दिया गया है, इतना से तो 3 बार में भाग गया है, शेषफल आ गया 216, तो यहाँ पे अभी जो है शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि अभी r इज नॉट इक्वल टू 0, अभी r जो है बराबर नहीं है 0 के। तो फिर इसको जो हम लोग अब 216 से भाग दे रहे हैं, 216 से भाग दे रहे हैं 272 में, तो फिर हम लोग 272 बराबर लिखेंगे, फिर हम लोग ये 272 है तो यहाँ पे आ जाएगा, और 272 में फिर भाग दिया गया है कितना से 216 से, तो फिर यहाँ पे 216 को गुणा कर लेंगे, 216 का गुणा कर लेंगे। और क बार में भाग गया है, तो 216 में भाग दिया गया है तो एक बार में गया है, तो एक यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर शेषफल जो है, तो शेषफल कितना आया है 56, तो 56 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी भी जो है देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, सब यहीं से जो है लिखते जाएंगे। और फिर देखिए 272
को हमने जो है भाग 272 में भाग दिया 216 से, तो 216 गुणा 1 लिखेंगे बराबर 272 हो गया, अधन में 56 है तो लिख देंगे इसको इक्विवेलेंट प्रमेयिका से। और फिर किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, 56 से भाग दे रहे हैं 216 में, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 216 बराबर, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो है 216 में कितना से जो है भाग दिया जा रहा है, तो 56 से, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 56 और गुणा फिर लिखेंगे 3 और धन में जो है क्या लिख देंगे, शेषफल कितना आया 48, तो 48 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को 216 प्राप्त हो जाएगा। फिर 216 अभी हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, तो फिर हम लोग जो है इसको जो है यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अब बराबर जो है अब इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर जो है 48 से जो है इसमें भाग देंगे, तो 48 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब गुणे क बेर में जा रहा है भाग, 48 से 56 में भाग देने पर एक बेर में, तो फिर यहाँ 1 लिख देंगे। अब प्लस में जो है क्या लिख देंगे, शेषफल 8 आ रहा है तो 8 लिख देंगे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो है शेषफल 0 नहीं है, तो फिर हम लोग जो है अब 48 में 8 से भाग देंगे, तो 48 को यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, बराबर लिखेंगे अब 8 और गुणे 8 से 48 तो 6 और धन में अब जो है 0 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो अब शेषफल 0 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि r बराबर है r बराबर है 0 के, तो r बराबर है 0 के, इसलिए HCF अब कितना से जो है r 0 हो गया, तो 8 से भाग देने पर तो 8 हम लोग का HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे HCF 8, HCF बराबर हम लोग लिख सकते हैं HCF बराबर 8। ठीक है, तो यही हम लोग का जो है HCF होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही है हम लोग का इक्विवेलेंट प्रमेयिका। ठीक है ना, और ये जो है इसमें ये हेल्प करता है ये, तो इसलिए जो है ऐसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद से अब देखिए 1032 बराबर लिखेंगे इतना गुणा इतना धन इतना। ठीक, फिर जो है 272 बराबर लिखेंगे 216 गुणा इतना। देखिए यहाँ पे पहला स्टेप ये हो गया, पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, यानी कि प्रथम चरण इसको कह सकते हैं, प्रथम। फिर दूसरा चरण ये हो गया, दूसरा चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर जो है 272 यहाँ पे ला दे रहे हैं, फिर जो शेषफल था यहाँ पे आ जाएगा, इसी से भाग देंगे, आज जो बेर में देंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर शेषफल जो आएगा तो यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए 272 यहाँ पर कर लिया, फिर 216 से अब भाग दिया गया है, तो एक बेर में भाग गया तो 216 गुणा 1 लिख देंगे, और फिर शेषफल जितना आया 56 तो 56 लिख देंगे। इसके बाद से फिर 56 यहाँ पे बैठेगा और 216 यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि तीसरा चरण में ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चरण में ये हो जाएगा। फिर अब 48 जो है यहाँ पे बैठाएंगे, 56 को यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पे जो है उसी से 48 में भाग दे रहे हैं, 48 से भाग दे रहे हैं 56 में, एक बेर में जा रहा है तो एक पूरा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 48 से 56 में भाग दिया गया, एक बेर में गया तो 48 गुणा 1 कर देंगे, धन में शेषफल 8 है तो 8 लिख दिया। ठीक है, फिर जो है भाग अभी जो है शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो फिर जो हम लोग क्या करेंगे 48 को यहाँ पे बैठा देंगे, और फिर जो है 48 में 8 से भाग देंगे, तो 6 बेर में जा रहा है 8 6 48, अब बराबर शेषफल 0 हो जा रहा है। तो फिर जो है शेषफल 0 हो गया, तो HCF हम लोग का फाइनल हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया HCF। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का जो है क हो गया। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है ख देखते हैं। तो ख देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो इसको तो जो है जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर जो है एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD के। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग, चित्र बना लेते हैं, उसके बाद से जो है सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्नोत्तर नंबर, जैसे आप लोगों को परीक्षा में सॉल्व करना है वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग चौथा का जो है अब ख करेंगे, तो यहाँ पे चौथा का ख कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है शुरू कर दीजिए, यहाँ पे यानी कि लिखिए हल। तो हल में जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसका फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, तो ABC एक त्रिभुज सबसे पहले बना लीजिए। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है।
भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि भुजा BC पर, तो A अब B C एगो त्रिभुज हो गया। अब भुजा BC पर D इस प्रकार है, D ऐसे है, समझ रहे हैं ना, D ऐसे है, तो BC पर D ऐसे ही नहीं रहेगा। और कह रहा है कि इस प्रकार है कि कोण ADC, कोण ADC यानी कि ये वाला कोण ADC बराबर है BAC के, तो BAC के यानी कि ये टोटल कोण के बराबर है। ठीक है, तो टोटल कोण के बराबर है, ये दिया है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, अब देखिए हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लिखेंगे त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में कोण दिया हुआ है, कोण A बराबर है कोण D के, कोण A बराबर है कोण D के, यही ना कह रहा है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तो सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि CA का वर्ग बराबर है CB इंटू BD के, CD के, CB इंटू CD के। तो अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे उपपत्ति अब उपपत्ति में हम लोग जो है क्या करेंगे, उपपत्ति में अब हम लोग देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, तब ये जाके सिद्ध होगा। तो हम लोग जो है ये देखिए ABC, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, इसके समरूप हम लोग को ADC जो है सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना, ADC हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। और तब अगर समरूप सिद्ध हो जाएगा तो तब हम लोग इसके संगत भुजाओं का अनुपात लेके बराबर करके और इसको जो है हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे उपपत्ति में जो हम लोग लिखेंगे, उपपत्ति में यहाँ पे उपपत्ति में ये मात्रा इधर से रहेगा। ठीक है, तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कौन सी त्रिभुज लेंगे, पहले ADC ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ADC ले रहे हैं, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में हम लोग देखें तो हम देखते हैं इसको समरूप सिद्ध करना है ना। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो समरूप सिद्ध करने के लिए 1 मिनट माइक देख लें कहाँ है, माइक यहाँ पे है, तो माइक को यहाँ पे होल्ड करते हैं। हाँ ठीक है, अब 1 मिनट। हाँ अब देखिए त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में देखते हैं हम लोग, तो इसको समरूप करना है ना। तो समरूप करने के लिए जो है कम से कम 2 कोण बराबर होने चाहिए। तो 2 कोण बराबर कैसे होंगे, एक तो कोण यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कोण ADC देख रहे हैं ना, तो ADC में देखा जाए तो कोण D यानी कि कोण ADC, तो कोण ADC बराबर है कोण किसके, कोण A के, कोण ADC यानी कि कोण D बराबर है कोण A के यानी कि BAC के, यानी कि कोण बराबर है BAC के बराबर है। तो ये तो हम लोग को दिया गया है, तो लिख लेंगे दिया है। ठीक है, ये दिया है। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक कोण और चाहिए हम लोग को बराबर करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ADC में ये वाला कोण जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण इस त्रिभुज में ACD यानी कि कोण ACD बराबर है कोण ACB के नहीं बराबर है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ से। ठीक है, उभयनिष्ठ से। ठीक है, तो अब देखिए जब किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर हो जाएंगे ना, तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला कोण जो है ऑटोमेटिक जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, माने इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा स्वतः। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण CAD बराबर है कोण CAD बराबर है कोण CBA के कोण CBA के कोण CBA के मतलब बड़ा वाला त्रिभुज देखा जाए तो बड़ा वाला त्रिभुज यही है ना ABC। तो ABC में ये वाला कोण CBA बराबर हो जाएगा कोण इसके, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे स्वतः यह स्वतः बराबर हो गया, स्वतः जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो कि अन्य त्रिभुज के दो कोणों के, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है यह जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए जो है इसलिए त्रिभुज कौन ADC त्रिभुज ADC समरूप है, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज किसके ABC के, ठीक है। तो जब ये समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये समान होगा, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात में हम लोग को देखिए वही भुजा लेना है, इसमें 3 भुजा है ना, तो वही भुजा हम लोग अनुपात में लेंगे जिसमें जो है CA मिल जाए, CB मिल जाए और CD मिल जाए। तो ऐसा जो है कब मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो है समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब इसके संगत जो है भुजा होंगी वह बराबर होंगी। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग किसमें पहले इस त्रिभुज को ले लेते हैं तब इस त्रिभुज को, यानी कि पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं और इसके संगत भुजा का अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CA बटे चाहे AC बटे CD लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे CD। अब देखिए AC के संगत जो है भुजा कौन सी होगा, तो इसमें लिखेंगे तो AC बटे CD लिख दिया हम लोगों ने इस त्रिभुज में। तो अब AC के जो है संगत भुजा जो है कौन होगा, तो AC के संगत भुजा देखिए AC के संगत भुजा हम लोग कैसे है जब पता करेंगे कि AC के संगत भुजा कौन होगा। तो AC के संगत भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो AC के संगत भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी होगा, तो AC के संगत यहाँ पे लिखना है। तो AC के संगत जो है देखिए कैसे पता करेंगे कि AC के संगत जो है कौन भुजा होगा। तो यहाँ पे देखिए AC जो है क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला कोण D जो है के सामने की भुजा AC है ना। तो सेम हम लोग ये भुजा जो है ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो अब इस कोण के बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा देखेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है BC है, तो BC हो जाएगा इसके संगत, ठीक है। और BC है और इसके बाद से जो है हम लोग देखेंगे कि जो है CD के संगत कौन सा भुजा है, यही ना है CD। तो CD के संगत जो है भुजा कौन सी होगी, तो CD के संगत भुजा जो है AC हो जाएगी, CD के संगत भुजा AC हो जाएगी, ठीक है ना। CD के संगत भुजा AC हो जाएगी, CD के संगत भुजा AC हो जाएगी स्वतः, माना स्वतः नहीं, जैसे कि देखिए AC के संगत हो रहा है CD, AC के संगत नहीं AC बटे CD हो रहा है, तो AC के संगत आपका BC हो जा रहा है इस त्रिभुज में। कैसे, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा AC लिखा गया है, तो फिर इस कोण के बराबर ये है, तो माना ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा यहाँ पे लिया गया है, तो इसके सामने की भुजा हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब CD है, तो CD देखिए CD, तो CD है तो देखिए इस ये वाला जो है कोण इस कोण के बराबर है, ये है ना। तो इस कोण के बराबर जो है कौन है, ये है, तो इसके सामने की भुजा AC लेंगे, ठीक है। तो AC ले लिया, ठीक है। तो देखिए जो कोण बराबर है उसी के सामने की भुजा ले रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी जो है ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसके सामने की भुजा यहाँ पे जो है CD है, तो CD के संगत जो है फिर कौन जाएगा, तो फिर इस कोण के बराबर ये है, तो इसके सामने की भुजा जाएगा AC, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे AC हो जाएगा इसके संगत, ठीक है। तो संगत जानना बहुत जरूरी है कि किसके संगत कौन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो अब इसको हम लोग क्रॉस गुणा करा देंगे। देखिए AC गुणा AC हो जाएगा, तो AC का वर्ग हो जाएगा आराम से, चाहे AC कहिए चाहे CA कहिए,
तो AC का वर्ग हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए CD का जो है BC में गुणा करा देंगे तो CD इंटू BC हो जाएगा, CD इंटू BC हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो गया तो CD इंटू BC करिए, चाहे BC इंटू CD कहिए, BC इंटू CD कहिए, चाहे CB कह सकते हैं, इसको कोई भी जिस फार्म में है ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि AC है तो इसको CA कह रहा है तो CA का वर्ग हम लोग कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या कह रहा है CB, तो BC को हम लोग CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू जो हम लोग क्या कर सकते हैं CD, तो CD है तो CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये बहुत बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ज़रूर आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक दो बार और वीडियो को चला लीजिएगा। ठीक है, और सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है हाई स्कूल का जो है मैथ इस पर ज़रूर सॉल्व मैंने 100% जो है तैयार कराया जाएगा। और सब्जेक्ट कराया जाए चाहे नहीं, लेकिन मैथ के लिए स्पेशल यह जो है चैनल है। तो मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ इसका जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट करते हैं। एक ग हो गया, ख हो गया, ये एक ख हो गया ना, क्वेश्चन नंबर एक ख हो गया। अब इसके बाद से हम लोग ग को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ग दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर ग है कि देखिए 5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको भी जो हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो चलिए इसको भी करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर चौथा के ग करेंगे। तो चौथा का ग में जो है हम लोग को क्या क्या करना है, दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाइए। तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग सबसे पहले वो रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का एक स्केल से जो है नाप के जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं हम लोग, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। ठीक है, पेन से ही खींच देते हैं ताकि साफ सुथरा दिखे आपको। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब कह रहा है कि इसको जो है 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो भाई अनुपात में विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को जो है न्यून कोण बनाते हुए इसके नीचे एगो रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक रेखा खींच देंगे, कोई भी माप का, इसको इस रेखा को खींच देंगे। अब देखिए इसको हम लोग ए और इसको नाम दे देंगे बी, और ये वाला जो रेखा होगा इसको हम लोग एक्स नाम दे देंगे। ओके, अब देखिए ये कह रहा है कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो टोटल हम लोग इस संबंध को जोड़ देंगे। तो 2 धन 3 कितना हो जाएगा, 2 धन 3 जोड़ देंगे इस संबंधवा को, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 जो है खंडों में इस रेखाखंड को विभाजित करेंगे। इस रेखाखंड को, AX रेखाखंड को 5 खंडों में बराबर बराबर 5 खंडों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, ये जो है 3 संबंध 5 में कह रहा है ना बांटने के लिए, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे अनुपातवा को और उतना भाग में इसको विभाजित कर लेंगे। तो इतना दूरी लीजिए, इतना प्रकार भरिए कि ताकि आराम से इतना रेखा जो है कट जाए बराबर बराबर। ठीक है, 1 2 3 ये हो गया 4 और ये जो है हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5 खंडों में ये विभाजित कर लीजिए। ठीक है, 5 खंडों में विभाजित कर लीजिए और इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए तब। ठीक है, ये जो है और बढ़ा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ पे x कर दीजिए, ये वाला x यहाँ पे मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको x1, इसको लिख सकते हैं x2, इसको लिख सकते हैं x3, इसको x4 और ये वाला जो हो जाएगा x5 हो जाएगा। ठीक है, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना, तो x5 तक ही रहेगा। ये तो भाई x माना गया है ना ऐसे ही। ठीक है, ये तो x ऐसे ही है ना, यहीं तक रहेगा, x5 तक 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो x5 तक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग इस रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 संबंधित 3, तो हम लोग जो है 2 संबंधित 3 का मतलब 1 2 एक रेखा यहाँ पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको और इसको मिला लेंगे। ठीक है, इसको और इसको मिला लेंगे, क्योंकि इसी के समांतर में खींचेंगे 2 नंबर पर। तो यहाँ पे जो है इसको मिला देंगे, मिला दिया। अब इसके समांतर हम लोग इस पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके समांतर इस पे एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो कैसे खींचते हैं भाई,
x2 पर जो है खींचेंगे हम लोग, तो इसको जो है हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इस पे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो 2 नंबर पे भी हम लोग ऐसे ही कर देंगे, 2 नंबर पे भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। और ये वाला एंगल नाप लेंगे, ये वाला एंगल नाप लेंगे, ठीक है, नाप लिया, ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कट लगा देंगे इस पे रख के, देखिए ऐसे जो है इस पे रखेंगे और ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। और इसी कट को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ये वाला जो कट है ना इस पे मिला देंगे, तो इसके समांतर यहाँ पे रेखा बन जाएगा, ठीक है। अरे यही है बिंदु, ठीक है। तो इसको और इसको मिला दीजिए आराम से, यहीं तक मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी इसके जो है समांतर होगी, और यह जो है 2 संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित कर देगी, ये 2 संबंध है 3 के अनुपात में इसको विभाजित कर देगी। तो अब कह रहा है कि दोनों भाग को मापिए, तो दोनों भाग को मापते हैं। मान लीजिए x आई जो है आपका जो है ए बी सी इसको मान लेते हैं, सी बिंदु पे विभाजित कर रहा है, ये सी बिंदु जो है इसको 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको नापते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 2 आ रहा है और ये लगभग 5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये 2 संबंध 3 के अनुपात में लगभग विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसको कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ स्टेप वगैरह नहीं दिखाना है, 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर देना है और इसको जो है माप बता देना है। तो माप जो है स्केल की सहायता से बता देंगे। एक भाग जो है लगभग 2.1 हो रहा है, तो ये 2 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सही से अगर रखा जाए तो 2 हो जा रहा है, और फिर 3 सेंटीमीटर हो ही जा रहा है, ठीक तो है। 3 सेंटीमीटर हो ही जा रहा है, ये रेखा ही हमको लग रहा है कुछ छोटा खींचेगा, ठीक है। तो ठीक है, देख लीजिएगा, बस फंडा यही है कि इसको जो है 5 सेंटीमीटर ए भी 5 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा। उसके बाद से जो है ऐसा नील कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दीजिएगा। इसको जो है प्रकार से जो है 5 बराबर भागों में काट लीजिएगा। 5 क्यों, क्योंकि 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो इसलिए इसको 5 संबंध 5 के अनुपात में विभाजित कर दे, 5 भागों में बांट देंगे, और फिर इसको जो है इसमें भाई इसको इससे मिला देंगे और इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, तो इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण बना देंगे इस पर, ठीक है। तो इसलिए जो है जैसे कि यह है यहाँ पे कर लेंगे और इसको कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। तो ये आपका जो है ग हो गया आंसर, ठीक है, ग हो गया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे घ। तो घ देखिए इसका क्या कह रहा है, घ यही है ना, यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, अब बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर कितना है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का घ, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 के घ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। तो दिया है और दिया है, तो क्या दिया है, काट थीटा बराबर 7/8 है। तो कह रहा है कि कितने का मान बताना है, तो हम लोग को मान बताना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। अब बटे में क्या है, तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा है, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग जो है बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का मान हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा और काट थीटा का, ठीक है। तो काट जो है थीटा बराबर दिया हुआ है, तो काट थीटा बराबर 7/8 दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, तो काट बराबर क्या होता है,
तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार अब बटे लंब समझ लीजिए दिया है, इसका मतलब आधार दे दिया 7 और लंब दे दिया 8। तो हम लोग को कर्ण निकालना है। तो भाई कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, आधार का वर्ग। ये हम लोग को पता होगा, लिख सकते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इतना लिख सकते हैं। एक त्रिभुज बना देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये चीज़ें जो है समकोण त्रिभुज से ही ली जाती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो है क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो आधार है 7 और लंब कितना है 8। ठीक है, देखिए कोण ए यहाँ पे रखे हैं, तो इसलिए इसके सामने की भुजा लंब होगा और इसके नीचे वाला जो भुजा होगा आधार होगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण। ऐसे क्या हो जाएगा, ये भी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो है क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि ए बी का वर्ग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि बी सी का वर्ग। तो बी सी का वर्ग धन में आधार का वर्ग का मतलब ए सी का वर्ग। अब बी सी देखिए कितना है, तो बी सी आपका दिया हुआ है 8 का वर्ग कर देंगे। ए सी का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे। अब 8 का वर्ग 8 टाइम 64 हो जाएगा और 7 का वर्ग यानी 7 7 49 हो जाएगा। जोड़ देंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11 हो जाएगा ना। ठीक है, देख लीजिए 7 7 49 8 टाइम 64। ठीक है, तो 113 हो जाएगा। 9 4 13, 9 4 13 के 3 1, 6 4 10 1 11, यही नहीं होगा 113। तो ए बी का वर्ग बराबर कितना आ रहा है 113। तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट में हो जाएगा 113। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, 113। तो ए बी की वैल्यू कितना निकल गया 113 अंडर रूट में, 100 अंडर रूट में 113 निकल गया कर्ण आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इतना हो गया तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें जो है हम लोग मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का मान अगर हम लोग निकालें, थीटा समझिए यहाँ पे है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्योंकि साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा और कास थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। तो लंब जो है कितना है 8, तो 8 ले लेंगे। अब बटे कोण कितना है 113 अंडर रूट में, तो 113 हो जाएगा साइन थीटा का मान। और कास थीटा का मान आधार बटे कोण है, तो आधार जो है 7 है और कोण कितना है, तो अंडर रूट में 113 है, यही ना है। तो ये हो गया। तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तब देखिए दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब को एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, तो हम लोग लिख देते हैं कि ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग लिख देते हैं। तो इसमें भी तो देखिए ना ए प्लस बी दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को अगर सॉल्व करें तो इतना बराबर माने इतना बराबर, अब इतना को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पे भी देखिए वही है, ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है, तो 1 माइनस यानी कि 1 का वर्ग माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम मान भर देंगे। तो 8 और बटे में अंडर रूट 113 इसका जो है वर्ग कर देंगे। अब बटे में देखिए बटे में फिर है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस में कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा का मान भर देंगे 7 बटे अंडर रूट 113 इसका वर्ग कर देंगे, यही नहीं करेंगे। अब बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 और माइनस, अब देखिए
8 का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 हो जाएगा। अब बटे में अंडर रूट में 113 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, तो ये केवल हो जाएगा 113। अब बटे में यहाँ पे 1 माइनस, अब 7 का वर्ग हो जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पे ये रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो 113 का इसमें गुणा कर देते हैं, 64 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 113 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ से जो है ये वाला स्टेप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो अब इसका जो है इसमें गुणा कर देंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 64। अब बट्टे में 113 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पे फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 113 माइनस में हो जाएगा 49। अब बट्टे में हो जाएगा 113। ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये जो है घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो 13 में से 4 जा 9, 13 में से 4 जा 9, यहाँ बच गया 0, तो 10 में से 6 जा 4, 49। अब बट्टे में जो है 113 हो जाएगा। अब बट्टे में फिर ये 13 में से 9 जा 4, 13 में से 9 जा 4, फिर यहाँ 10 में से 4 जा 6, ये हो जाएगा 64। अब बट्टे 113 होगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, माने अब इस बात को हम लोग 149 बटे 113, 49 बटे 113, तो 49 अब बटे में 113 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको अब हम लोग पलट के भाग में है, ये 64 बटे 113 भाग में है, तो इसको गुणा में लिखेंगे, तो इसको पलट के लिखेंगे, तो लिखेंगे 113 अब बटे में 64, तो 113 से 113 कट जाएगा, तो 49 बटे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 अब बटे 64, ये आंसर हो जाएगा आपका 49 बटे 64। ठीक है, तो इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतने का मान हो गया 49 बटे 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सभी सवाल जो है समझ में आए होंगे। चारों सवाल चारों के चारों ये जो है यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही धांसू सवाल है, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा तो दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 के साथ। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।